लहर लहर में कगारों की नज़र टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नज़र टेढ़ी हो, कैसे पहुँचेगी पालकी पिया के देश, यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नज़र टेढ़ी हो, कहारों की नज़र टेढ़ी हो। यदि सरकार ने जो जनतंत्र के दुल्हन का विश्वास अर्जित करके जिस जनता ने विश्वास दिया कि हमारे हितों की रक्षा करेंगे, ये हमारे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करेंगे, अगर वो विश्वास अर्जित करने वाले सरकार ही अगर जनता के विश्वास के साथ बलात्कार करने लगे तो फिर जनतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, देश कैसे सुरक्षित रहेगा, इस चीज़ की सोचने की ज़रूरत है। मैं उसमें कानूनी तरीके से कार्रवाई हो, जो आंकड़े दिए गए हैं उनका परीक्षण हो, और जो मशीन से ये पर्ची निकलती है, या तो पर्ची में या तो मशीन को बदल दिया जाना चाहिए, या कि जो पर्ची निकलती है वो पर्चे हमारे मतदाता के हाथ में आनी चाहिए और मतदाता उसको देखे और दूसरे डब्बे में उसको डाला जाए, ताकि मशीन के अलावा उस पर्ची की गिनती हो सके। अगर उस पर्ची की गिनती हो सकेगी, मतदाता हमारा ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमने जिसका बटन दबाया है, हमने जिस चुनाव चिन्ह को वोट दिया है वही ये पर्ची में है, उसका विश्वास हो जाएगा और पर्ची की गिनती हो जाएगी तो आपसे आप पकड़ में आ जाएगा कि बेईमानी नहीं हो रही है। लेकिन दोनों चीज़ सरकार नहीं करना चाहती है, तो सरकार की नीयत नहीं है। अब ये लड़ाई निश्चित रूप से जनता तक जाएगी। अब ये जनता लड़ाई के मूड में है अपने हक अधिकार के लिए। अगर मशीन को नहीं बदला गया, अगर इसमें पीपैड में सुधार करके जो है पर्चे की गिनती इस तरह से अलग नहीं की गई, तो निश्चित रूप से इसकी लड़ाई एक प्रदेश की और इस देश की जनता करेगी, क्योंकि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जनता का विश्वास टूट जाएगा तो प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा, देश टूट जाएगा, देश प्रगति और विकास नहीं कर सकता है। और इन सारी बातों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती है, और जब नीयत ठीक नहीं हो तो फिर लोगों का भला नहीं हो सकता है। किसान ने कहा था कि लहर लहर में कगारों की नज़र टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नज़र टेढ़ी हो, कैसे पहुँचेगी पालकी पिया के देश, यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नज़र टेढ़ी हो, कहारों की नज़र टेढ़ी हो। यदि सरकार ने जो जनतंत्र के दुल्हन का विश्वास अर्जित करके जिस जनता ने विश्वास दिया कि हमारे हितों की रक्षा करेंगे, ये हमारे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करेंगे, अगर वो विश्वास अर्जित करने वाले सरकार ही अगर जनता के विश्वास के साथ बलात्कार करने लगे तो फिर जनतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, देश कैसे सुरक्षित रहेगा, इस चीज़ की सोचने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मीडिया एक स्तंभ है, एक ताकत है। जनता की आवाज़ बन करके मीडिया को भी जहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, तो उनके हक अधिकार के लिए, उनके स्वाभिमान और सम्मान के लिए साथ देना चाहिए, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, ताकि इस प्रदेश और देश के जनता को न्याय मिल सके, उसका स्वाभिमान और सुरक्षित रह सके, और जो हमारे प्रजातंत्र की मूल भावना है कि लोगों के हितों की रक्षा करना, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा, वो पूरा हो सके और हमारा देश प्रगति और विकास कर सके, ये मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नए वर्ष की बधाई। अभी आपके सामने हमारे वकील साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, उन्होंने काफ़ी विस्तार से डाटा सहित, वो डाटा को दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस तरह से जो डाटा में अंतर आ रहा है, वो डाटा में कम ज़्यादा अंतर का सवाल नहीं है, उसमें सवाल है नियत का। और अगर नियत खराब हो तो फिर सारी गड़बड़ी हो जाती है। प्रजातंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकतवर होती है और जनता के लिए ही सरकार काम करती है। जनता के हक अधिकार के लिए, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए सरकार काम करती है, और उसे माध्यम से इलेक्शन कमीशन भी काम करता है। इलेक्शन कमीशन का काम यही होता है कि जो जनतंत्र है और जनतंत्र की प्राण जो जनता है, उसके विश्वास को, उसके हक अधिकार को किस तरह से संरक्षित रखा जाए, किस तरह उसमें किसी तरह की आँच ना आए,
ये दायित्व सरकार का और चुनाव आयोग का होता है। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां घटित हो रही हैं, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से फील्ड में जहां वोटिंग होती है वहां की जो परिस्थितियां आती है, इससे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार के इलेक्शन कमीशन की नीयत ठीक नहीं है। हम लोग जब पोलिंग बूथ में जाते हैं तो पोलिंग बूथ में हमने स्वतः देखा है कि मशीन का ट्रायल किया जाता है और ट्रायल में किसी बटन को दबाओ तो एक ही चुनाव चिन्ह पर उसका निशान जाता है और इसके बाद उसको बदल दिया जाता है, दूसरी मशीन लगा दी जाती है। हम ये कहते हैं कि संदेह पैदा होता है कि एक ही बटन दबाने से क्यों दूसरे उसमें वो चुनाव चिन्ह जाता है, क्यों उसको इंगित करता है, या नहीं किसी ने गड़बड़ी से हुआ, धोखे से हुआ, अचानक हो गया। लेकिन हो क्यों गया? तो जो चीज़ अचानक हो सकती है, धोखे से हो सकती है, वो चीज़ जानबूझ करके भी की जा सकती है। और दूसरा, ये जो आंकड़े डिफरेंसेज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? वहाँ तक कैलकुलेटर है, अगर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर गलती करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? न्याय कैसे मिलेगा इस देश के जनतंत्र को? लोगों के हक अधिकार के सुरक्षित कैसे रहेंगे? उनके स्वाभिमान और सम्मान कैसे रहेंगे? तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि लोगों के विश्वास को मजबूत करना। आज इस व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास टूट गया है और गांव के लोगों को, देहात के लोगों को भी संदेह होने लगा है कि सरकार की नीयत इसके प्रति ठीक नहीं है और जो चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष रहने नहीं दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है उसके नियुक्ति के लिए जो चीफ जस्टिस उसमें कमेटी का सदस्य होता था उसको सदन में बदल दिया गया और इसका हम लोगों ने विरोध किया कि इसमें सरकार की नीयत अच्छी नहीं लगती है कि फेयर चुनाव हो और जनता को न्याय मिले। उस स्टेज को हम लोगों को सदन से ही अलग कर दिया गया और उसके बाद बिल पास कर लिया। तो जहां इस तरह की कार्रवाई होती है तो संदेश होना स्वाभाविक है और उस संदेश का रास्ता यही है कि अभी जो सामने है उसकी बात करिए। अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के संबंध में गठबंधन हो रहा है और आज जरूरत इस बात की है कि जब देश के ऊपर संकट आता है, संविधान के संकट आता है और संवैधानिक विचारों पर संकट आता है, वहाँ निश्चित रूप से इस तरह की विचारधारा को, जिस विचारधारा में लोगों का हक और अधिकार सुरक्षित न हो, जिस विचारधारा पर लोगों के स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित न हो, उस विचारधारा के खिलाफ मिलकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है, जो इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और मजबूती के साथ लड़ेगा। आप आम आदमी पार्टी के जूनियर पार्टनर होंगे या सीनियर पार्टनर होंगे? हम पार्टनर नहीं, हम विचारधारा के सहयोगी हैं, विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। सिसरा जी, जिस तरीके से आपने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया, कई डाटा पर भी सवाल उठाया, जिस तरीके से डाटा मैच नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है जो रिजल्ट घोषित की गई है, जो सरकार बनाया गया है, अगर ये डाटा गड़बड़ होती है, सुप्रीम कोर्ट में साफ क्लियर कर देती है, तो क्या सरकार गिर सकती है क्या? देखिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बड़ा अच्छा प्रश्न आया है कि जो डेटा है, डेटा में गड़बड़ी पाई जाती है, इलेक्शन कमीशन भी गड़बड़ी पाता है और सुप्रीम कोर्ट भी पाता है। यह पूरा ही संवैधानिक जो चीजें अभी चल रही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगी, असंवैधानिक उसको हम लोग कहते हैं, और वो असंवैधानिक दायरे पर सरकार होगी और वो तुरंत ही गिराई जाएंगी और दोबारा फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस कंडक्ट करेगा या जहां पर जो जैसी बातें होंगी उस समय पर इलेक्शन कमीशन के पास पूरे राइट्स, पूरे पावर दे दिए जाएंगे कि आप उसको किस तरह से हैंड ओवर करते, क्या आपको निर्णय लेना है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, एक हमारे महोदय का फोन मतलब प्रश्न है कि और कोई लोग ईवीएम को लेकर के प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। भारत देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो गिने चुने लोग लड़ रहे थे। उस समय पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं 140 करोड़ की जनता लड़ेगी, पूरी मीडिया लड़ रही है, आपके सामने इतनी मीडिया खड़ी है, क्यों खड़ी है? आपको खुद भी देखना चाहिए कि सारे लोग आपके समर्थन में हैं, पूरे देश में आवाज उठ रही ईवीएम को लेकर के, मशीनों को लेकर के। इसीलिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट जो रूलिंग पार्टी का मेन पर्सन होगा, उसके साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और तीसरा अपोजिशन का जो लीडर होगा वो रहेगा। तो इनके जब इतनी सारी चीजों में नियति में फेर था
नियति इनकी साफ सुथरी थी, तो क्या जरूरत थी कि करंट में उन्होंने तुरंत ही अमेंडमेंट किया 2024 के चुनाव के पहले, और उन्होंने तत्काल में इलेक्शन कमीशन बस को लेकर के आए, और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट करंट रूलिंग पार्टी और उनका एक कलीग करेगा। तो फिर मतलब क्या है, तीसरे का तो कोई जरूरत ही नहीं है, दो लोगों के यूज से हो जाएगा। इससे नियत आपकी साफ होती है कि आप 2024 2023 के जो चुनाव कराए गए हैं उनमें आप अपने हिसाब से डेटा चाहते हो, अपने हिसाब से सारी ईवीएम की सेटिंग चाहते हो, इसलिए आप पब्लिक डोमेन में नहीं उसको सेंड कर रहे हो, इसलिए आप आरटीआई के बाहर करना चाहते हो, आप इसीलिए आप जनता जो बेचारी जहां पर 70-90 वोट होती है 371 आ जाती है, जहां पर 3 करोड़ 96 लाख वोट पड़ती है वहां 4.5 करोड़ वोट आ जाती है, इसीलिए जहां पर 6 लाख का मार्जिन है वहां 15 लाख का मार्जिन बन जाता है। ये सब आप अपने हिसाब से सेट करने के लिए ही आपने तय किया है। सर ये जो डेटा आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या इस पर इलेक्शन कमीशन और सीजीआई का कोई एक्शन होगा? क्योंकि लाइव डेमो चल रहे ईवीएम हैकिंग के बावजूद इसके कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। आपका बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ईवीएम की लाइव आपने बोला है कि देखिए मैंने आपसे बोला है ईवीएम को मैं भी हैक नहीं कर सकता क्योंकि मैं प्रोफेशनली इतना टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूँ, पर इन्होंने इलेक्शन कमीशन, दिस इज वेरी रिकॉर्डेड क्वेश्चन टू यू, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आज तक प्रूफ करके नहीं दिखाया कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं। वो भी दिखाए ना, अपना डेमो लाए, मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन कि वो भी तो दिखाए कि इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम है वो हैक नहीं हो सकती है, ये भी तो दिखाए। वो हाँ दिखाया है, हमें बोलती है, आपको बोलती है, आपको बोल रही है ईवीएम हैक करके दिखाए, वो दिखाए, पहले वो दिखा दे कि ईवीएम क्या है, ये अप्रूव्ड है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। तो बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने में तो कोई कुछ भी बोल सकता है। आप भारत देश के आर्टिकल 324 से 329 आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा पावर दिया गया है, आपके लिए स्पेशल एक्ट बनाए गए हैं, आपके लिए स्पेशल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 8-10 संवैधानिक राइट्स दिए गए हैं पूरा देश के लिए। आपकी सिर्फ एक ड्यूटी है, 4 लोगों का चुनाव कराना है आपको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएस, एमएलसी। इसके अलावा तो आपको कोई चौथा काम नहीं दिया गया ना। फिर आप क्या कर रहे हो? आप जब जनता को सेटिस्फाइड ही नहीं करना चाहते हो, आप बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, बोल रहे हैं कि सर हमने आरटीआई लगा लगा कर इनसे थक गए हैं कि आप ब्रेल की जो चिप बनाई जाती है उसका मुझे दीजिए, डिटेल करिए, पब्लिक डोमेन में डालिए, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं उनका डोमेन दीजिए, कौन कोडिंग कर रहा है, कौन डिकोडिंग कर रहा है, हमें दीजिए। कोई नहीं दे रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है। 2019 से 20 से सारे लोग परेशान हैं। आप क्या सोच रहे, जो आप कह रहे थे इलेक्शन कमीशन का और ईवीएम को लेकर के जनता आंदोलन नहीं करे, ऐसा नहीं है। बस ये है कि जो फ्रंट मीडिया है उसने नहीं दिखाया है, और ये बेचारे सोशल मीडिया जो है वो थोड़ा, अभी इनका सब्सक्राइबर इतने बड़े लेवल पर देश में 140 करोड़ के लोगों तक पहुंच इतनी ज्यादा नहीं बनी है, इसलिए हुआ है। इनकी भी आवाज तेजी से पहुंचेगी और सारा देश में उद्वेलित होकर के ईवीएम को बैन करने, पर्ची, जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने बोला है, जैसा कि इंडिया अलायंस ने बोला है कि हर वोट जो व्यक्ति वोट डालता है उसका क्लैरिफिकेशन के लिए एक छोटी सी पर्ची निकले और वो हम अपना वोट दिए फला पार्टीज को, और वो कैंडिडेट को दिया है या किसी को भी दिया है, वो ले जाके अपना बैलेट बॉक्स में डाल दो, वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगा हमारा। ये ऑनरेबल जर्मनी में, जर्मनी की कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दे करके वहां की पूरी ईवीएम को बैन कर दिया। दिस इज मैटर ऑफ द इनक्रेडिबिलिटी फर्स्ट, सेकंड दिस इज पॉइंट ऑफ द नेचुरल जस्टिस। हम अपनी वोट को सिर्फ देख रहे हैं, हम अपने हाथ में छू नहीं सकते। हो सकता है पता नहीं क्या इमेज बनी हो, और यदि इमेज में सच्चाई है तो आप उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं करते हो? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। आप सारी ईवीएम की कोडिंग को, ईवीएम की मशीनों को, पूरे इंजीनियर्स किसने कोडिंग किया है, ईवीएम की डिलीवरी को जो उसमें नंबरिंग होती है वो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में डालते हो? आप 10 दिन पहले पब्लिक डोमेन में डाल दो, सारे लोगों को पता चले। इसके साथ ही साथ में पर्ची दो सारे जनता को, दिक्कत क्या है आपको? जब ऐसे आरोप लगते हैं चुनाव पर, तो बीजेपी कहती है जो पार्टियां हार जाती है वो ऐसे आरोप लगवाते हैं, तो क्या आप पर भी किसी पार्टी का सपोर्ट है? देखिए, मैं भारत देश का स्वतंत्र नागरिक और मैं सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा मैं आईएएस का इंटरव्यू लेता हूं, तो मुझे लगभग सारी चीज़ों का मोटा मोटा सबका नॉलेज है। मैं आपका माननीय पार्लियामेंट मेंबर्स भी बैठे, इससे पार्टी का विषय नहीं है, 140 करोड़ की जनता का विषय है। फर्स्ट, सेकंड, 15,000 एप्लीकेशन जो कंप्लेंट फाइल थी मध्य प्रदेश के इलेक्शन पोर्टल पर, वो हमारी और आपकी नहीं थी, वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता की थी। वो कंप्लेंट विच इज द कंप्लेंट रजिस्टर्ड बाय द कंप्लेनेंट एज अ वोटर, वो सारे वोटर्स थे। हो सकता है कोई कैंडिडेट भी रहा हो, मैं ये नहीं कहना चाहता। जिस प्रकार की आप डिमांड कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में इंजीनियर के नाम आना चाहिए, तो सब कुछ आना तो चाहिए। क्या कांग्रेस की जब सत्ता थी 2014 तक पब्लिक डोमेन में आते थे? तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट था वो 3 लोगों के ग्रुप से होता था, आज की तरह नहीं सिस्टम बना है।
आज आप देखिए ना, जब इतना सारी चीजें फ्री फेयर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आप देख लीजिए अपॉइंटमेंट कैसा हो रहा है। आपको नहीं समझ में आ रहा है? हमें तो समझ में आ रहा है कि अपने मनमाना तरीके से करने के लिए। लेकिन एक सवाल है, पहले मेरा वाला पूरा सवाल ले लीजिए, फिर माननीय साहब। हाँ। एक भाई कुरैशी साहब है, रावत साहब है, जो एक इलेक्शन कमिश्नर है, ये लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट बिल्कुल सही है, ईवीएम बिल्कुल सही है और इसकी हैकिंग नहीं है। आपने कहीं कुरैशी साहब का स्टेटमेंट आपने दिया, पब्लिक कोर्ट पर है? हमसे तो बात, इंटरव्यू में कहा है उन्होंने। किस इंटरव्यू में कहा? आप मुझे भेज देना। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जो इलेक्शन कमीशन की मेरी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया, उसको मैंने बताया नहीं। उसमें जितने ईवीएम्स मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में यूज किए गए ईवीएम, वीवीपैट, कोडिंग, चिप, जितनी भी यूज की गई, बिकॉज दिस इज माय सेकेंडरी एविडेंसेस, हमने उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सेम डेज पर, जैसे ही मेरी पिटीशन अलाउ हुई है, सेकेंडरी एविडेंस को हमारे प्रिजर्व किया जाए। उस दिन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आप लोगों के माध्यम से मैं खुल के बोलना चाह रहा हूँ, मुझे फैक्ट भूल गया था, ये उस दिन से बेंगलुरु भेजना शुरू कर दिए हैं। वीवीपैट 6.5 लाख या 5.5 लाख के आसपास में खराब बता रहे हैं। ईवीएम देखिए कितनी सारी हो गई। आपने देखा होगा जिस दिन से मेरी पिटीशन आई है, यूपी में ईवीएम को लेकर के आग लगा दी गई और वहां बोल दिया गया कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। जहां डीएम कह रहा है या जो भी अथॉरिटी मतलब अथॉराइज पर्सन होगा वो कह रहा है वहां कोई लाइट बिजली ही नहीं है, बिना ऑफिस के लाइट के ही वहां पर सर्किट हो गई शॉर्ट। क्या बोलने के लिए जरूरत है ये सब? ये देखिए कि ईवीएम क्यों बेंगलुरु भेजा जा रहा है, जब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट कर लिया है मैटर को। आपने क्यों भेजा? ये बिना एविडेंसेस के हम कैसे केस लड़ेंगे? हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास में इसके इंपॉर्टेंस, इसकी इमरजेंसी को लेकर के भी लेटर दिया था। अब वो सुनवाई पर आ रहे हैं सारे मैटर। क्यों भेजा आपने? इससे नियत और जनता के बीच में किस लेवल पर, कितने गड़बड़ी के लेवल पर, कितनी जनता के नीचे दर्दनाक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रही है, आप सब लोगों के सामने में पिटीशन नंबर, डायरी नंबर सब मैं आपको दे दूंगा। मैंने बहुत लोगों को दिया भी था। ये जो डेटा आप दिखा रहे हैं, क्या ये डेटा इलेक्शन कमीशन ने देखा है? इलेक्शन कमीशन, अरे आपने उनका देखा ही नहीं है। क्या? मैंने दे दिया है। ये देखिए, अगर आपने दे दिया तो उन्होंने आपको कोई रिप्लाई दिया अभी तक कुछ नहीं दिया है। तो अभी कब तक ये चलेगा? डेटा 2024 तक चलने वाला है चुनाव के बाद। अब ये तो इलेक्शन कमीशन से आप लोग पूछिए, सारे लोग एक दिन में देना चाहिए। आरटीआई के अंदर में सारी जल्दी हो हाँ, जाए। सारे भारत देश के अपोजिशन के लीडर 6 महीने से वेटिंग करके बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम नहीं दे रहा है। माननीय सांसद जी महोदय जैसे बड़े बड़े जो और भी नेता है, सारे लोग अभी जो है ईवीएम को लेकर के 19 दिसंबर को, जिस दिन इंडिया अलायंस ने रेजोल्यूशन पास किया मेमोरेंडम कि वीवीपैट की पर्ची निकलनी चाहिए, सबको काउंट होनी चाहिए। आपने देखा होगा कोई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता मतलब माननीय जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके इलेक्शन कमीशन से डेटा के लिए बोला भी था, उन्होंने 1 मिनट में डिलीट कर मतलब उसको डिस्पोज कर दिया, खत्म, कोई मुद्दा ही नहीं है। सांसद जी, सवाल मेरा आपसे है, हमारे देश में हजारों पार्टियां हैं, कुछ मान्यता प्राप्त भी हैं, कुछ गैर मान्यता प्राप्त हैं। उनके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? आम जनता के भरोसे क्यों रह बैठा पूरा देश? देखिए ऐसा है कि सब चीज़ों का ईवीएम जो लाई गई थी, ईवीएम लाई गई थी समय की बचत के लिए, उसका उद्देश्य अच्छा था। कोई चीज़ माने प्रयोग में आती है और जब उसमें शंका होती है, जब उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, तब उस पर सवाल उठता है और जब सवाल उठता है तो उसका समाधान होता है। तो आज जो ईवीएम है, आज की स्थिति में जब संदेह के दायरे में आ गई है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, इससे न्याय नहीं मिल रहा है, तब तो ये आवाज़ उठने लगी है। और ये आवाज़ जनता तो उठ रही। जनता बेचारी वहाँ कहती कि हम वोट दिए लेकिन हमारा वोट कहाँ चला गया। जिस परिवार में पूरे वोट दे दिए उसको एक वोट भी नहीं मिला, तो वो तो समझ रही कि क्या हुआ। हम तो मान लीजिए बड़ी विश्वसनीयता सब कुछ है, लेकिन वो तो समझ रहा है कि जब हमने वोट दिया है तो हमारा वोट काउंटिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो अब आवाज़ें उठ रही हैं, जनता के बीच से आवाज़ें उठ रही हैं, और जब जनता के बीच से आवाज़ उठती है तो कोई न कोई उसका निराकरण होता जनता है। से वोट दे सकती है, लेकिन विधायक तो आप ही बनोगे, सांसद आप बनोगे, आप लोग पहले क्यों नहीं आते हो? नहीं तो हम लोग अपने तरीके से माफ कर रहे हैं ना, लड़ाई लड़ रहे हैं ना, पार्लियामेंट पे उठा रहे हैं, बाहर भी उठा रहे हैं, और हम लोग अब जनता के साथ में माफ तरीके से भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। मिश्रा जी, जिस तरीके से आप लोग डाटा पे सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पे उठा रहे हैं, वीवीपैट पे, क्या लगता है लोकसभा चुनाव है आगामी कुछ महीनों में, ईवीएम या बैलेट पेपर से होना चाहिए? मैं अभी आप लोगों को जल्दी से इसी वीक में, यानी आज संडे है, नेक्स्ट संडे के अंदर में मैं बड़ी पिटीशन लेके आ रहा हूँ। ईवीएम को बैन को लेकर के पर्ची में आना चाहिए, वो चीज़ को लेकर के मैं आ रहा हूँ। और अर्जेंसी के साथ में देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पुराने हमारे थे, उन सारे लोगों ने ईवीएम को लेकर के कुछ चीज़ों को बोला था, पर इतनी टेक्निकलिटी जितने ग्राउंड पर ये चीज़ें नहीं आई थी।
इतनी कमियां आ चुकी हैं। कोई भी टेक्निकल चीज है सबको हैक किया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम यहाँ बैठे हैं और मून में हमारा चंद्रयान 3 पहुंच गया, हम यहाँ सैटेलाइट में बैठे हुए इमेजेस देख सकते हैं। तो ये ईवीएम कौन सी बड़ी चीज है? और फिर इतनी बड़ी चीज है तो आप उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते हो? जब कैलकुलेटर ही है तो आप क्यों नहीं डाल रहे हो? आप सारे ऑफिसर्स की जो कोडिंग कर रहे हो उसका नाम क्यों नहीं दे रहे हो? डिस्पैच नंबर क्यों पब्लिक को नहीं दे रहे हो? ईवीएम में कौन सी कोडिंग डाली गई क्यों नहीं बता रहे सारे लोगों को? शॉर्ट सर्किट में क्या यूज किया गया क्यों नहीं बता रहे हो? आप 1 मिनट में जैसे ही ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मैटर को एडमिट किया, आप बेंगलुरु क्यों ईवीएम भेज रहे हो खराबी के नाम पर? खराब थी अच्छी थी आपको रखना चाहिए ना, हमारा एविडेंस है, हम उसको प्रिजर्व कराए हैं। हमने आप लोगों के माध्यम से बोला भी है कई बार कि वो हमारे सेकेंडरी एविडेंसेस है, हम उसका लैब का परीक्षण कराएंगे, हम उसकी कोडिंग को डिक्लेयर कराएंगे कौन सी कोडिंग यूज की गई है, क्योंकि कोडिंग से भी उनमें सिस्टम बदला जा सकता है। ईवीएम को लेके सीजीआई से कुछ आपकी बातचीत जस्ट लास्ट ईवीएम को लेके सीजीआई से आपकी कुछ बातचीत पैन को लेके? एक मिनट मैं आप लोगों का क्वेश्चन करके कंक्लूजन भी देना चाहता हूँ। जहां जहां चुनाव होता है और गड़बड़ियां आती हैं वहां सिर्फ और सिर्फ 3 लोग चाहते हैं। एक तो बीजेपी जो खुद की रूलिंग पार्टी है वो जीतती है, कम वोट होगी, वोटिंग मान लीजिए 90 मतदाता है, 191 171 कितना डेटा आ जाएगा, पर वहां पर हमेशा बीजेपी जीतेगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ 2 लोग इस देश में है, एक तो बीजेपी पार्टी और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमेशा चुनाव को चाहते हैं कि ईवीएम पर हो। बाकी भारत देश की कोई भी जनता नहीं चाहती। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे सवाल पर आपके और आपके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कभी भी हम लोगों को मिलना होता थ्रू जनरल रजिस्ट्रार मिलते हैं, ध्यान रखना। जनरल रजिस्ट्रार को हम लोग बोलते हैं कि दिस इज द अर्जेंट मैटर, ये अर्जेंसी आ गई हम लोगों को और ये मैटर ऐसा ऐसा है। तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब एडवोकेट्स हैं वो हम लोग गए हैं और उसमें उन्होंने, मैंने आप थोड़ा लेट आए लग रहा है, प्रदीप लांड्रेकर जो है ऑनरेबल हमारे रजिस्ट्रार जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनको दे दिया गया है, मैटर की जांच शुरू हो गई है। ये 4 दिन का मैटर हो गया है, आप चिंता मत करिए, कल मैंने इसको फॉलो अप किया है, पूरा नाम पूरा डेटा सब आ गया है। और आपने लास्ट में बोला है कि चुनाव ईवीएम पर होगा कि बैलेट पेपर, क्या है आपका प्रश्न? हमारी पूरी लड़ाई है कि 2024 का जो चुनाव हो वो पर्चियों पर आधारित होना चाहिए, ये मेरी पूरी लड़ाई है। सर आपने ये डाटा ईसीआई 2060 से लिया है, अगर इसकी जांच होती है तो बता देंगे टेक्निकल गलती हो गई है डाटा एंट्री करते वक्त। ये आपको मैं बोल देता हूँ। देखिए हाँ, आपका प्रश्न अच्छा है, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, हमने बोला है, आप लोगों से फिर से बोल रहा हूँ, हमने डाटा प्रोड्यूस किया है, इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करा ले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी मैंने दे दिया है पूरा प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन, वो भी जांच करा ले, 140 करोड़ की जनता भी जांच कर ले, और उसके बाद आप लोगों को लगता है कि डेटा गलत है और इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये टेक्निकल गलती है, तो पूरी देश की जनता देख ले कि टेक्निकल गलती क्या 2024 में भी दोहराएंगे या ये सारे 5 राज्यों का, जो भी 3 राज्यों का चुनाव का फॉल्ट हुआ है उसको रिपीट करें। क्या करना है ये देश की जनता खुद ही डिसाइड कर देगी। एक सवाल है, जागरूकता कार्यक्रम जगह जगह चुनाव आयोग चला रही है, जो आप सवाल कर रहे हैं, क्या किसी से डर करके वो जागरूकता कार्यक्रम वाला? ये तो आप लोगों की ताकत है, आप लोग इतनी तरीके से आवाज उठाए हैं कि वो जागरूकता नहीं, घर घर डेमो तक देंगे वो। नहीं, इसमें आप कह रहे हैं ना कि पिछले विधानसभा में भी ये बताया था कि मतलब कि वो एंट्री करते हुए गलती हो गई थी, तो इसका परिणाम ये आ गया कि वो तो नहीं, जहाँ से डाटा एंट्री किया था वहाँ से दिक्कत हो गई है, फाइनल जो रिजल्ट है वही माना जाएगा जो ईवीएम से मिला है। तो एक सवाल ये भी हो सकता है, फिर क्या करेंगे? इसमें इलेक्शन कमीशन ये भी तो कह सकता है कि टेक्निकलिटी के कारण ज्यादा वोट भाजपा को मिल गया है, इस वजह से जीत गई है। शुक्रिया सर, थैंक यू आप सबको।